वाह रे सती सावित्री, पति और बच्ची को छोड़ते समय तुम्हारा कलेजा नहीं पसीजा और अब उसकी निशानी को रखने का नाटक कर रही हो। मयंक अब बेशर्मी पर उतर आया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं तुम्हारे कारण ही अपनी हरी भरी गृहस्थी को छोड़कर यहाँ हूँ। यहाँ तक कि अपनी बेटी खुशी को भी छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। मैं लगभग चिढ़ते हुए बोलती तो कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारा पति तुम्हें जो नहीं दे पाया वह मैंने दिया है। बड़े मज़े किए हैं तुमने मेरे साथ मैडम। मयंक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मयंक के इस बदले रूप को देखकर मैं हैरान रह गई। मन का क्षोभ, बेबसी और ठगे जाने की पीड़ा आंखों से बह निकली। मन के किसी कोने में घर से भागने का मलाल भी हुआ और अपनी नासमझी पर गुस्सा भी आया। मुझे रोता देख मयंक मेरे पास आया और हमेशा की तरह मुझे दुलारने की कोशिश की, लेकिन आज उसकी यह हरकत मुझे बहुत नापाक लगी। आवेश में आकर मैंने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। दूर हो जा मुझसे, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। अरे पागल हो गई है क्या? क्यों चिल्ला रही है? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मत भूल कि हम यहाँ भाग कर आए हैं। तुम्हारी जो मर्जी आए करो, कहकर मयंक पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उस वक्त अपनी हालत के लिए अपने सिवा किसे कोसती। ऋषभ ने एक दो बार अप्रत्यक्ष रूप से मुझे समझाने की कोशिश भी की थी, परंतु उस समय मुझ पर मयंक के प्यार का ऐसा भूत सवार था कि बिना कोई आगा पीछा सोचे मैं यह काम कर बैठी। अब मैं अपनी उसी करने पर शर्मिंदा होकर रोए जा रही थी। शाम हो गई, मयंक नहीं लौटा। अब मैं और घबरा गई। अगर उसने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? एक तो अनजानी जगह, उस पर हाथ में 2 पैसे भी नहीं थे। शायद सच्चे रिश्तों को नकारने की मुझे सज़ा मिली थी। मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। ऋषभ जैसे सच्चे जीवन साथी और अपनी मासूम बच्ची को धोखा देकर मैंने जो वासना जनित गलत राह चुनी थी, उसकी भयावहता का यह सिर्फ आगाज़ था। मयंक को मैं कॉल पर कॉल किए जा रही थी, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। वहाँ इसी तरह ऋषभ भी तो परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। यह विचार आते ही उन्हें फ़ोन लगाना चाहा, पर फिर रुक गई कि किस मुंह से और क्या सफाई दूंगी मैं उन्हें। मयंक द्वारा लाई गई इस नई सिम में और कोई भी नंबर सेव नहीं था। रात होने को थी। मेरा सारा धैर्य जवाब दे चुका था। तभी दरवाजे पर हुई आहट से दौड़कर दरवाज़ा खोला तो हैरान परेशान ऋषभ को देखते ही चौंक पड़ी मैं। मन चाहा कि लिपट जाऊं उनसे और जी भर कर रो लूं, पर अपनी करतूत याद आते ही मुझ पर मानो घड़ों पानी पड़ गया था। मयंक के पापा भी उनके साथ थे, पर मुझे कमरे में अकेली पाकर वे बाहर ही बैठ गए मयंक के इंतज़ार में। ऋषभ ने पास आकर स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ रखा तो मैं पिघल कर उनके सीने से लग गई। मुझे माफ़ कर दो ऋषभ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने हिचकियाँ लेते हुए कहा। काफ़ी देर तक खड़े रहे ऋषभ, अपनी मुख संवेदनाएं प्रकट करते रहे। फिर बोले, घर चलो मीनू, खुशी तुम्हारी राह देख रही है। नहीं ऋषभ, अब मैं वहाँ क्या मुँह लेकर जाऊँगी, खुशी से क्या कहूँगी? मैंने जो भी किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं। कहकर मैं सिसक कर रो पड़ी। ऋषभ काफ़ी देर तक मुझे समझाते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह मयंक के किसी दोस्त से हमारी जानकारी निकालकर बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं। मैं मन ही मन और भी लज्जित हो गई। आखिरकार मैं लौटने को तैयार हो गई। करती भी क्या, मयंक का असली रंग तो देख चुकी थी। अंकल जी, आप मयंक से बात करके उसे ले आना, मैं मीनू को लेकर जा रहा हूँ। चिंतित बैठे मयंक के पिता से ऋषभ ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ गए। घर पहुँचते ही दादी के हाथों से छिटक कर खुशी मम्मा मम्मा करते हुए मेरे गले आ लगी। ऐसे ही एक रात अचानक मेरी नींद खुली तो देखा ऋषभ मेरे पास नहीं है। हाँ,
खुशी मेरे ही बगल में सोई थी। मैं उठकर उन्हें पुकारती हुई बाहर निकली ही थी कि बैठक से आती आवाज़ों ने मुझे ठिठकने को मजबूर कर दिया। ये आवाज़ें मेरे भाई की थीं। वह कह रहा था, जीजा जी, मैं आंटी अंकल जी की बात से सहमत हूँ। यह रिश्ता अब समान नहीं हो पाएगा। यह दीदी की गलती नहीं, शर्मनाक हरकत है जिसका दंड उसके साथ साथ सारी ज़िंदगी आपको भी भुगतना पड़ेगा और आगे जाकर खुशी को भी। मेरी बात तो सुनो। ऋषभ ने कुछ कहना चाहा। नहीं जीजा जी, आप सुनो। खुशी अभी छोटी है। बड़ी होकर जब उसे सब मालूम पड़ेगा तो वह भी अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। और फिर यह भी तो सोचिए कि ऐसे लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जिसकी माँ भागकर। बस करो जतीन, तुम बहुत बोल चुके। ऋषभ ने थोड़ा गुस्से में बोला। क्या गलत कर रहा है जतीन? अरे वह तो उसका भाई है, उसका अपना खून। जब वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो तू किस मिट्टी का बना है? इस बार ऋषभ के पापा बोले। पापा, आप सभी समझने की कोशिश करें। मैं मीनू को जानता हूँ, पत्नी है वह मेरी। अगर उससे कोई गलती हुई है तो कहीं ना कहीं मैं भी कुछ हद तक उसके लिए जिम्मेदार हूँ। उसकी इच्छाओं और चाहतों को मैंने भी कहीं नज़रअंदाज किया होगा, तभी तो उसे मयंक की ज़रूरत पड़ी होगी। ऋषभ के चेहरे पर गहरी संवेदना के भाव थे। मैं ये नहीं कहता कि मीनू से गलती नहीं हुई है, लेकिन यही गलती मयंक से भी हुई है और आपका समाज मयंक को तो बाइज्जत बरी कर देगा इस गुनाह से। कल से ही वह फिर आवारागर्दी करता नजर आएगा इसी मोहल्ले में। फिर मेरी मीनू ही ये सज़ा क्यों भुगते? पति हूँ मैं उसका, जीवन भर साथ निभाने के वादे किए थे, तो उसकी इस मुश्किल घड़ी में कैसे उसका साथ छोड़ दूँ? और अगर मान लीजिए यही गुनाह मुझसे हो जाता तो उसे यह मशवरा देने के बजाय आप लोग यही समझा रहे होते कि मीनू जाने दे, माफ़ कर दे ऋषभ को, अपनी गृहस्थी टूटने से बचा ले, और ना जाने क्या क्या, सिर्फ इसलिए कि वह एक औरत है। उसके द्वारा की गई भूल के लिए हम उसे सूली पर चढ़ा दें? माफ़ कीजिए, यह सज़ा मुझे मान्य नहीं है। मीनू के हमारे जीवन में होने से ही हमारी खुशियाँ हैं। उसके बिना मैं और खुशी दोनों ही अधूरे हैं। मैं मीनू की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता पापा, यह मेरा अंतिम निर्णय है। ऋषभ के दिए गए तर्कों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सभी चुप हो गए, पर मेरा मन चित्कार कर उठा। बोली, मुझे माफ़ कर दो ऋषभ, तुमने मेरी पीड़ा को समझा, पर मैं आज तक तुम्हें पहचान ना सकी। किसी के बाहरी आकर्षण में पड़कर मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया और तुम्हें बहुत गहरा घाव दे बैठी। सचमुच मैं माफ़ी के योग्य नहीं हूँ, पर कहते हैं ना कि समय बड़े से बड़े घाव भर देता है।